डिप्रेशन, एग्जाइटी, ब्रेन फॉग, इन सब का नाम तो तुमने सुना होगा, बट डिड यू एवर वंडर कि ये सब चीज़ें होती क्यों हैं? Well, myself Mohammad Rayan Shahzad and we are taking this project under the supervision of Ma'am Sadaf Ali, and the project topic is digital dopamine loop, in which we will discuss artificial intelligence, social media and their impact, which will lead to the brain fog. The video is divided into two parts. In first part we will discuss the activities जिनके अंदर हमारे पास आ जाती है presentation, screen time activity and then the survey part. In second part I will come back and explain the analysis part, जिसमें हमने उसकी आउटपुट को डिस्कस किया जो हमने अपने सर्वे से निकाली हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट गेट स्ट्रेट इनटू द आवर फर्स्ट पार्ट एंड देन आई विल सी यू अगेन इन द सेकंड पार्ट. कोई आइडिया बताओ यार, क्या करना चाहिए प्रोजेक्ट के लिए? सोशल मीडिया से कोई बताओ ख्याल से करते हैं यार. या मेरे ख्याल में न्यूरो साइंस कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या मूवीज का कर लेते हैं. तुम्हारा क्या चेक कर लेते हैं यार, है? चेक कर लेते हैं. हम ट्राई कर लेते हैं सारे जो भी इनमें से बेस्ट रहेगा कि कोई काम जो है सेलेक्ट करें. ये बेस्ट रहेगा या फ्लोर जैन में है? तो फाइनल मेरे ख्याल से हमें डोपामाइन लूप कर लेनी चाहिए. सो लेट्स डू दिस. ठीक है, बेस्ट रहेगा. सारे आ जाओ. सही है. बेस्ट है. होता क्या है, आप बस इन्फॉर्मेशन आती रहती है, आप उसको प्रोसेस करने का टाइम देते हो नहीं देते, उससे निकल किसी और चीज मिला जाओगे. ठीक है, तो आपके माइंड में सिर्फ इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको प्रोसेस नहीं किया जा रहा. जैसे इन्फॉर्मेशन आती रहती है ना, तो आप माइंड एक थ्रेशोल्ड के बाद आपका तजुर्बा मेरे पास हो गई है, आप तुमने करना कर लो. मैं कोई वीडियोस आती है जो आपको देखना पसंद है, उससे डोपामाइन स्पाइक होता है, डोपामाइन स्पाइक होते बाद में आपके लिए होता है अनलाइक करना है कि ऊपर प्रेशर शिफ्ट हो जाए. उसके बाद आपको देखिए ग्रिड इतना आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप सुबह से कर सकते हो, आप एक्सरसाइज करो, डीप ब्रीथिंग मत करो, मेडिटेशन कर सकते हो. ठीक है, ये मैंने तो जोड़े मतलब आप सोशल मीडिया से मिलने चाहिए, बाहर निकलो, नेचर को एक टाइम ये काम करें, आदत काम जरूरी है. और इंटरेस्ट करो कि आप साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो, साथ साथ आप लोग साथ साथ मोबाइल चला रहे हो, तो आप केवल चीज में पहुंच जाएगा. तो दिस इज आप लोग इंटरेस्ट हो इस चीज में जाएंगे या फिर सब कुछ को ला के नॉलेज होता है. अब मेरे पास एक एक्टिविटी है, आप सब अपने मोबाइल चला सकते हो, आप इसे बस स्क्रीन टाइम से कितना है क्यों कितना एवरेज आ रहा है? भाई इतना से भी ज़्यादा हो जाएगा. बस ठीक है ना. किस चीज़ का
Every night, often often, 8 plus hour 8 plus hour, always every night never date So I hope you have watched the first part and now we will discuss the second part, the output of the analysis. So उससे पहले हम अपनी presentation के कुछ टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं so you can get the gist of it. So first thing we have to discuss is the mechanism of dopamine spike and crash. अब ये dopamine क्या होता है? Dopamine को समझने से पहले we have to write another thing which is serotonin. अब डोपामीन एंड सेरोटोनिन ये दो आपके ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होने वाले केमिकल्स हैं. डोपामीन तब रिलीज होता है जब आपको प्लेजर मिलता है, इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलती है, एंड सेरोटोनिन तब रिलीज होता है जब आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होती है, जब आपका जहन पुरसकून होता है. तो ये चीज़ समझ आ गई. सो नॉर्मली हम कैसे रहते हैं? बिल्कुल ब्लैंक के ना हम खुश हैं ना हम सैड हैं, बिल्कुल नॉर्मल मीन लेवल पे रहते हैं, जिसको हम कहते हैं साइंस की ज़ुबान में बायोलॉजिकल बेस लाइन. लेकिन जब आपको कोई खुशी मिलती है, इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, तो ये बेस लाइन शिफ्ट होती है ऊपर की तरफ. अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, होते 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 एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे ये आपको प्लेजर प्रोवाइड कर देता है. अब ये जो पॉइंट होता है ना, इसको कहते हो आप, आपका डोपामीन इंक्रीज कर करके उस पॉइंट पे आपको ले गया, फिर डोपामीन इंक्रीज होता रहा है. उसके बाद आप जब उस खुशी को छोड़ते हो, कुछ करते हो ऐसा कि वो ख़त्म हो, तो वो डोपामीन क्रैश करता है, नीचे आता है डोपामीन आपकी बेस लाइन को बैलेंस करने के लिए. तो समझ लो ऐसे, अगर तुम एक रील स्क्रॉल कर रहे हो मोबाइल पे, ठीक है, एंड तुम्हारे पेरेंट्स आके तुम्हें कहते हैं कि मोबाइल रख दो, स्टडी करो. तुम जब स्टडी करने बैठोगे तुम्हें थोड़ा सा उदासी फील होगी, सैडनेस फील होगी कि यार अच्छा खासा मैं एक्साइटेड था, मैं वीडियोस देख रहा था, चिल कर रहा था, नाउ आई हैव टू स्टडी, तो मज़ा नहीं आ रहा, दिल नहीं कर रहा पढ़ने का. रीज़न इज़ कि आप जब रील स्क्रॉल कर रहे थे तो आप इस पॉइंट पे थे, आपने उसको छोड़ा तो आपको डोपामीन क्रैश करके वापस बेस लाइन को टच करने की कोशिश कर रहा था, जो कि आपके इंस्टेंट पॉइंट से नीचे था. बट क्या एक्चुअल में जब डोपामीन क्रैश करता है तो वो अपनी बेस लाइन पे ही आता है? नहीं. इसकी कंपैरेटिवली हमने देखा था सेरोटोनिन होता है. सेरोटोनिन भी आपका जब डोपामीन इंक्रीज करता है थोड़ा सा रिड्यूस होता है. तो सेरोटोनिन यहाँ से रिड्यूस हो गया, नीचे आ गया, ठीक है, और आप इस पॉइंट पे थे, ठीक है, और यहाँ से जब आपका डोपामीन क्रैश करेगा तो वो सेरोटोनिन को जाके टच करेगा, जिसकी वजह से आप बेस लाइन से भी नीचे जा रहे हो. तब आपको यहाँ पे सैडनेस फील होती है. तो जो बेस लाइन से चीज़ें नीचे होती हैं वो आपको सैड फील कराती हैं, और जब बेस लाइन से ऊपर आपकी बेस लाइन शिफ्ट होती है तो आपको हैप्पी फील होता है. ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई. एंड देन जब ये नीचे आ जाता है यहाँ पे, तो सेरोटोनिन इसको बैलेंस करने के लिए इसको ऊपर पुश करता है, और जब तक ये अपनी नॉर्मल लाइन पे नहीं आता तब तक सेरोटोनिन रिलीज होता है, एंड देन आप वापस अपनी नॉर्मल बेस लाइन को टच करके वहाँ पे कांस्टेंट हो जाते हो. तो यूँ आपका डोपामीन स्पाइक एंड क्रैश वर्क करता है कि डोपामीन स्पाइक करेगा, ऊपर जाएगा, फिर आपकी नॉर्मल लाइन ये थी लेकिन वो इससे नीचे जाके दोबारा सेरोटोनिन इसको बैलेंस करेगा. ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम आ जाते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल. काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझना. आप कोई रील स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, उसने डोपामीन स्पाइक किया, ऊपर चला गया डोपामीन, थोड़ी देर आपने रश किया, फिर तुम अपनी रील स्क्रॉल करके तुम्हारा डोपामीन स्पाइक करेगा, अगेन तुम यही कर रहे हो कि तुम्हारा डोपामीन स्पाइक कर रहा है. अब हो क्या रहा है, तुम बार बार अपने डोपामीन को स्पाइक कर रहे हो, तो इतना स्पाइक हो रहा है वो आपका डोपामीन कि वो आपकी बेस लाइन को ही शिफ्ट कर रहा है ऊपर. देखो, आपकी बेस लाइन ये थी, ठीक है, आपने डोपामीन स्पाइक किया, वो नीचे आया, आपने फिर डोपामीन स्पाइक किया, वो फिर नीचे आया, आपने फिर डोपामीन स्पाइक किया, वो नीचे आया. अब आपकी बेस लाइन शिफ्ट हो रही है ऐसा था कि तो वो कह रहे हैं कि यार ये ज़्यादातर खुश ही रहता है बंदा, तो इसका मतलब है इसकी बेस लाइन थोड़ी ऊपर है. ठीक है, अब एक्चुअल बेस लाइन तो आपकी ये वाली थी, और जब सेरोटोनिन भी साथ रिलीज हो रहा है तो वो उस बेस लाइन को और थोड़ा नीचे लेके जा रहा है, और थोड़ा नीचे लेके जा रहा है, और थोड़ा नीचे लेके जा रहा है.
एंड आपने अपनी एक्चुअल बेस लाइन यहाँ पे शिफ्ट कर दी, तो जब आप एक्साइटेड रहोगे तब तक तो आपकी ये बेस लाइन काम करेगी, लेकिन जिस पॉइंट पे तुम्हारा बिल्कुल उस एक्साइटमेंट से कट ऑफ हो गया, बिल्कुल तुमने उस चीज़ को हटा दिया। लेट्स से अगर तुम सुबह 1 घंटा रील स्क्रॉल कर रहे हो, 1 घंटे बाद तुमने फिर 2-3 घंटे रील स्क्रॉल की, फिर 3-4 घंटे रील स्क्रॉल की, तो तुम्हारी बेस लाइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। अब जब तुम उस रील स्क्रॉल करने को छोड़ोगे ना, तो वो आपकी एक्चुअल इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा जंप मारेगा कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा। एंड इसी तरह अगर तुम कांस्टेंट 3-4 दिन 5-6 दिन करते रहो, तो तुम्हें इवेंचुअली स्ट्रेस एंड डिप्रेशन होने लगेगा। दिस इज़ द रीज़न। एंड देन हम अपनी पूरी स्लाइड को एक जगह कंपाइल करके समझा देता हूँ मैं आपको कि AI प्रिडिक्टिव इंजन क्या करते हैं। ये आपका स्क्रीन टाइम मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल में इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम क्या करता है, आपका डाटा लेता है और मॉडल को देता है कि भैया ये सारा इस बंदे का डाटा है, ये क्या देखता है इसमें मौजूद है, ये क्या नहीं देखता वो भी इसमें मौजूद है, कितना टाइम किस चीज़ में स्पेंड करता है वो भी मौजूद है। इन सब की चीज़ों को एनालिसिस करो एंड इस बंदे को ऐसी चीज़ें दिखाओ जो इसका टाइम ले सकें। तो AI प्रिडिक्टिव इंजन आपको वो चीज़ें दिखाएगा जो आप देखना चाहते हो। होगा क्या, ऐसे एको चैम्बर बन जाएगा। आप सिर्फ वही चीज़ें देखोगे जो आपको देखना पसंद है, ठीक है। बट दुनिया में इस रेंज के अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आप इस सेक्शन, इस चैम्बर के अंदर फंस चुके हो। ये आपका इम्पैक्ट है। तो इससे होगा क्या, आप कॉन्स्टेंटली वो चीज़ें देख रहे हो जो आपको पसंद है, तो आपको डोपामिन स्पाइक हो रहा है। स्पाइक होने की वजह से आपकी बेस लाइन शिफ्ट होगी एंड विच इज़ हेडोनिक ट्रेडमिल। हेडोनिक ट्रेडमिल आपको क्या करता है, कॉग्निटिव ग्रिड लॉक कर देता है। आप इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते रहते हो अपनी मनपसंद, आप उसको प्रोसेस नहीं करते, बस कंज्यूम करते रहते हो। तो जब आप रात को सोते हो तब आप उसको प्रोसेस करे बिना ही सो जाते हो एंड अगले दिन आपको वही चीज़ें जहन में आ रही होती हैं। तो इससे क्या होता है, आप एक कांस्टेंट अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हो जहाँ पे आप सिर्फ माइंड में चीज़ें सोचते रहते हो, रियल वर्ल्ड से आपका कट ऑफ हो जाता है एंड दैट्स द ब्रेन फॉग। तो ब्रेन फॉग का इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिएट होता है एंड देन आप क्या करते हो, थोड़ी देर बाद फिर से वही चीज़ें शुरू कर देते हो, उस चीज़ को अगेन परफॉर्म करना शुरू कर देते हो एंड दिस इज़ द होल डोपामिन लूप जो कि डिजिटली आपको ब्रेक डाउन कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें तो समझ आ गई होंगी। सो नाउ वी विल डिस्कस द एनालिसिस। हमने 50 स्टूडेंट का सर्वे किया था, बाय द वे सर्वे फॉर्म मैं यहाँ पे लगा दूंगा। एंड देन हमने सर्वे करने के बाद उस डाटा को कलेक्ट करके आपके सामने विजुअली रिप्रेजेंट कर दिया है। हम इन चीज़ों को एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे एंड देखते हैं कि क्या चीज़ें कैसे आपकी ब्रेन फॉग के साथ लिंक हैं, उसको कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है सोशल मीडिया यूजेज ओवरव्यू। इसमें हम देखने वाले हैं कि हर स्टूडेंट के कौन से फीचर कितने % आ रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है डेली सोशल मीडिया और, जिसमें दिखाया गया है कि कितने और स्टूडेंट अपना दिन का सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। 40% स्टूडेंट कहते हैं कि हम 4 से ज़्यादा घंटे स्पेंड करते हैं। 40% ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम 3 से 4 घंटे रिप्रेजेंट करते हैं एंड बाकी तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि राउंड अबाउट 4 आवर्स स्पेंड करते हैं डेली का सोशल मीडिया पे। फाइन, नेक्स्ट थिंग आपके पास आ जाती है नाइट टाइम कौन सोशल मीडिया यूज़ करता है। 52% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम हर रात को सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। बाकी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं विच इज़ फाइन, बट 52 इज़ प्रीटी मच ग्रेट नंबर। ओके, देन आपके पास आ जाता है पैसिव स्क्रॉलिंग। अब ये क्या होती है कि आप सोशल मीडिया ओपन करते हो बट आप किसी पर्पज़ के लिए नहीं करते, बस टाइम स्पेंड करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हो, उसका कोई पर्पज़ नहीं होता। तो उसको पैसिव स्क्रॉलिंग करते हो कि आप बिला वजह स्क्रॉल कर रहे हो। तो पैसिव स्क्रॉलिंग में आपके 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम हर वक्त पैसिव स्क्रॉलिंग करते हैं। 34% ऐसे हैं जो आपके ऑफन अक्सर करते हैं ऐसे ही। तो आप इन्हीं को मान के चल लो तो ये आपको बन जाता है 64% स्टूडेंट आपकी पैसिव स्क्रॉलिंग में इन्वॉल्व है। ओके, सही है, अभी तक हम डाटा समझ रहे हैं अच्छे से, सही है। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, नाइटली स्लीप आवर्स। तो हम कितने घंटे सोते हैं जो स्टूडेंट हैं उनकी बात हो रही है। 2% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं। 38% ऐसे हैं जो 7 to 8 आवर्स की जितनी नींद रिक्वायर्ड होती है उतनी लेते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं 18% ऐसे हैं जो 6 to 7 आवर्स लेते हैं एंड 28% ऐसे हैं जो कि 5 to 6 आवर्स अपनी नींद पूरी करते हैं। काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है। ओके, द नेक्स्ट थिंग आ जाती है आपके पास फ़ोन डिले स्लीप। तो कितने % स्टूडेंट हैं जिनकी स्लीप डिले होती है फ़ोन की वजह से। 26% ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमेशा होती है हमारी।
14% ऐसे हैं जो ऑफन अक्सर होती है, एंड 22% समटाइम, तो इन्हीं को कंसिडर करके चल लेते हैं। तो राउंड अबाउट आप कह सकते हो कि 26, 22, 48 एंड 14 हम कह लेते हैं कि 55% ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी स्लीप इम्पैक्ट करते हैं फ़ोन की वजह से। फाइन, देन आप आ जाओ फिज़िकल एक्टिविटीज़ हम करते हैं या नहीं करते। एज अ स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 12% कहते हैं कि हम 5 से ज़्यादा दिन करते हैं, 26% कहते हैं 3 to 4 डेज़ करते हैं, एंड 36% कहते हैं कि हम 1 से 2 दिन फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं। अगेन काफ़ी बड़ा नंबर है। एंड देन आपके पास 26% तो ऐसे हैं जो करते ही नहीं है। तो यहाँ पे ये देख लो, इम्पैक्ट तो होना ही है ब्रेन फॉग का। वेल, नेक्स्ट थिंग इज़ ब्रेन फॉग सिम्टम्स एनालिसिस। तो यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे सिम्टम्स मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। एंड नाउ वी विल डिस्कस कि ब्रेन फॉग में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट सिम्टम्स कौन से हैं, हमने उनको निकालना है। तो इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ एंड नाउ आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो अगर तुम राइट साइड पे देखो ना तो आपको स्कोर नज़र आ रहा है। अब स्कोर बताता है कि ये जो आपकी कलर रेंज है, जैसे जैसे ये डार्क होगी उतनी ज़्यादा उसकी सिग्निफिकेंस है, और जितने ज़्यादा स्टूडेंट में ये डार्कनेस पाई जाएगी तो उतनी ज़्यादा उसकी सिग्निफिकेंस होगी, ठीक है। तो मेमोरी लैब्स में डार्कनेस बहुत कम है, मतलब इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। पूर में मीडियम डार्कनेस है। स्लो थिंकिंग में काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस नज़र आ रही है। तो मतलब स्लो थिंकिंग वाला जो हमारा फीचर है ये आपका सिग्निफिकेंट है ब्रेन फॉग होने में। फाइन, मेंटल फटीग भी आपका काफ़ी डार्क नज़र आ रहा है, तो ये भी आप कंसिडर कर लो कि ये आपका सिग्निफिकेंट है। देन आप यहाँ पे देखो तो वर्ड फाइंडिंग इतना ख़ास नहीं है। डिसीजन मेकिंग मॉडरेट कह लो या उससे कम है। मूड एंड इरिटेबिलिटी ये भी आपका दरमियाना सा है। हेडेक मीडियम कह सकते हो, आई स्ट्रेन मीडियम कह सकते हो। मेंटल क्लैरिटी क्या तुम इसको मीडियम कहोगे? नहीं, क्योंकि इसके ओवरऑल अगर तुम देखो ना तो डार्कनेस की तरफ फीचर नज़र आ रहे हैं, तो इसको भी तुम कंसिडर कर सकते हो कि ये भी सिग्निफिकेंट फीचर है ब्रेन फॉग होने में। अगर तुम यहाँ से समझ नहीं आ रही तो हम यहाँ पे मूव कर लेते हैं। एवरेज सिम्टम सेवेरिटी को देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखाई गई है कि सिम्टम्स की क्या क्या कितनी इंपॉर्टेंस है। मीन स्कोर आपका क्या आता है? 3। अगर 3 से ज़्यादा सिम्टम्स होंगे तो हाई रिस्क है होने का। अगर 3 से कम है, 2 से ज़्यादा है तो आपका मॉडरेट रिस्क है। एंड अगर तुम्हारा 2 से भी कम है तो यू कैन से तुम एक सेफ जोन में हो जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है ब्रेन फॉग पे। फाइन, तो यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने बताया था स्लो थिंकिंग, मेंटल फटीग एंड मेंटल क्लैरिटी ऐसे सिम्टम है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं ब्रेन फॉग को। तो आप देखो यहाँ पे ये आपकी मीन लाइन थी और ये मीन लाइन से आगे जा रहे हैं, तो मतलब इनका तो इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। बट लो मैंने बताया अगर 2 से कम हो, 2 हमारी लाइन ये बन रही है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। इससे पीछे कोई सिम्टम है? अरे नहीं, कोई सिम्टम भी 2 से पीछे नहीं है। मतलब ये सारे सिम्टम ब्रेन फॉग को इम्पैक्ट करते हैं। कोई ऐसा सिम्टम है इसमें मौजूद ही नहीं है जो ब्रेन फॉग को इम्पैक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें एक दफ़ा रीड आउट भी कर लो कि कौन सी चीज़ें अगर हो रही हैं तुम्हारे साथ तो चांसेस हैं कि तुम्हें ब्रेन फॉग है। फाइन, नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कोरिलेशन एंड रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है? इसमें हम कोरिलेशन निकालते हैं। मतलब हमने जो सर्वे में फीचर्स लिए थे उनका आपस में क्या इम्पैक्ट है, कितने ज़्यादा वो कोरिलेट है, कितने ज़्यादा एक दूसरे से बाउंडेड है, कितना इम्पैक्ट है एक दूसरे के साथ मिल के क्रिएट कर रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। अब वही चीज़ है यहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएगी कि राइट साइड पे तुम्हें एक कलर रेंज दे दी गई है। जितना ज़्यादा डार्क होगा उतना ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, जितना ब्लू होगा उतना कम उसका रिलेशन है। तो हमने डार्क वाले फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखो तुम्हें एक तो डायगोनल लाइन बिल्कुल डार्क से नज़र आ रही है। ये क्यों बिल्कुल फुल 1-1 दे रहे हैं? 1 मतलब हाईएस्ट इंपॉर्टेंस रिलेटिव टू द अदर फीचर, ओके। तो 1-1 इसलिए दे रहे हैं कि ये अगर डेली आवर्स है, इसका 1 किसके साथ आ रहा है? डेली आवर्स के साथ ही आ रहा है। अपने साथ जो भी फीचर होगा वो हमेशा 1 देता है, तो इसलिए ये डायगोनली बनते हैं 1-1। तो इनको तो हमने कंसिडर नहीं करना। इसके बाद कौन सी सिग्निफिकेंस है? तो इस मैप में देखो कहाँ पे डार्क कलर आ रहा है। ये डार्क कलर है, ये थोड़ा डार्क कलर है, ये भी डार्क कलर है, एंड उसके बाद ये डार्क कलर नज़र आ रहा है आपको। सिंपल आप डार्क कलर को मैप आउट करो। अब ये देखो डेली सोशल मीडिया आवर्स आपका इम्पैक्ट करता है किसको? पैसिव स्क्रॉलिंग को, ठीक है। देन आप आगे आ जाओ, नाइट टाइम सोशल मीडिया यूज़ करना इम्पैक्ट करता है स्लीप डिले को। समझ आ रही है? पैसिव स्क्रॉल करना इम्पैक्ट करता है डेली आवर को, हम आगे भी देख चुके हैं। देन आगे वही स्लीप डिले आपका इम्पैक्ट करता है नाइट टाइम सोशल मीडिया यूजेज को, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई।
सो नेक्स्ट थिंग आपके पास आ जाती है ब्रेन फॉग स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसमें हमने ब्रेन फॉग स्कोर लिया है जो हम ऊपर निकाल के आए थे, ठीक है, जिसमें हमारे पास था मीन 3, यानी ये हमारा थ्रेशोल्ड पॉइंट। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं ब्रेन फॉग होने के, अगर इससे कम हुआ तो बहुत कम कम चांसेस है आपके ब्रेन फॉग होने के। साइड पे हमने डेंसिटी ले ली है कि कितनी ज़्यादा % हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, नाउ देखो हमारा डाटा की मेन जो आपकी बेल कर्व बन रही है वो कुछ यूँ बन रही है, फाइन। अब ये क्या बता रही है कि 3 आपका इस पॉइंट पे इसको कट कर रहा है, यानी ये आपकी एवरेज पॉइंट है। मतलब अभी 50-50 चांसेस हैं कि लोगों को हो या ना हो, ठीक है, जो स्टूडेंट है उनको हो या ना हो, बट जो आपका ब्रेन फॉग है, जो उसके फीचर हैं वो 3 के बिल्कुल करीब हैं, इसको क्रॉस कर सकते हैं आराम से। मतलब वो बिल्कुल एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे हैं, उसी मीन लेवल पे हैं जहाँ से आप ये नहीं कह सकते कि इनको नहीं होगा, इनको होगा। तो अभी ये आहिस्ता आहिस्ता बीमारी बढ़ रही है, मतलब काइंड ऑफ बीमारी कह सकते हो इसको, क्योंकि ये एक इम्पैक्ट है साइकोलॉजिकल। तो इन फ्यूचर डेफिनेटली इट विल क्रॉस दिस थ्रेशोल्ड पॉइंट एज वेल। तो ये चीज़ समझ लो। तो हमने यहाँ पे उसी को ब्रेन फॉग रिस्क स्प्लिट में दिखा दी आपके सामने कि 58% लोग अभी एट द मोमेंट जो हमने एनालिसिस किया है उसमें लो रिस्क पे हैं, एंड 42% लोग जो हैं वो आपके हाई रिस्क पे हैं कि उनको ब्रेन फॉग हो सकता है। आउट ऑफ 50 स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। एंड देन हमने एक मशीन लर्निंग मॉडल भी ट्रेन किया था, उस पर भी वही चीज़ें आपको फीचर इंपॉर्टेंस आपको मैंने ऊपर वैसे निकाल के भी दिखा दिए कि कौन से फीचर कितने इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। एंड देन हमने 5-fold क्रॉस वैलिडेशन एक्यूरेसी किया। ये मतलब क्या है, आपका डाटा कुछ इस तरह का हो सकता है, लाजमी नहीं है कि आपका डाटा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपको प्रोवाइड किया जाए, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर डाटा हो। आपका डाटा इस तरह भी तो हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इस पूरे डाटा को एनालिसिस करें एक साथ ही, तो आपकी एक्यूरेसी 100% एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि वो कंसिडर ये वाला करना था आपने वॉल्यूम, वो ये भी कंसिडर कर रहा है, ये तो करना ही है, ये भी कंसिडर कर रहा है, जो करने नहीं है उनको भी कंसिडर करके वो आउटपुट दे रहा है। तो आपकी एक्यूरेसी इम्पैक्ट होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं ना, हम लेट से अगर आपके पास कुछ ऐसा डाटा है तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। हम कहते हैं ये जो सेक्शन है ना, इसका एक अलग फोल्ड बना दो, उसके बाद ये वाला सेक्शन है इसका अलग फोल्ड बना दो, इसका ये सारे अलग अलग फोल्ड बना दो। हर फोल्ड का अलग एनालिसिस करना है, इसका भी अलग एनालिसिस करो, इसका भी अलग एनालिसिस करो, इसका भी अलग एनालिसिस करो, इसका भी अलग एनालिसिस करो। अब इन एनालिसिस के बाद जो आउटपुट आएगा उसकी एवरेज निकालो, तो वो आपकी मीन एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, तो अब हमने पहला कुछ इंटरवल ले लिया, मतलब 10 स्टूडेंट हमने ले लिया, उन 10 स्टूडेंट की एक्यूरेसी आ रही है 60%। ठीक है, उसके बाद हमने अगले 10 लिए, उनकी 80% आ रही है, फिर 50% 10 स्टूडेंट की आ रही है, फिर 50% 10 स्टूडेंट की आ रही है, देन हमारे पास 60% 10 स्टूडेंट की आ रही है। तो हमारे पास मीन लाइन की आ रही है 60% एक्यूरेसी है हमारे डाटा की, तो यूँ कह सकते हो आप। ठीक है, एंड देन आपके पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है कि लो रिस्क वाले कितने लोग हैं, ठीक है, हाई रिस्क वाले कितने लोग हैं, वो सारा आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ की इंसाइट्स, यानी हैबिट्स वर्सेस ब्रेन फॉग। अब यहाँ पे हम एक एक करके इसको अंडरस्टैंड करते हैं, बट उससे पहले याद रखना हमारे पास ब्रेन फॉग का मीन स्कोर क्या आया था कि 3। अगर 3 से अबव चीज़ें जा रही हैं तो मतलब ब्रेन फॉग होने का रिस्क ज़्यादा है, अगर इससे कम है तो उसका रिस्क कम है। तो वही चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन फॉग स्कोर बाय डेली सोशल मीडिया आवर्स, तो यहाँ पे आपके पास ब्रेन फॉग स्कोर दिया हुआ है और यहाँ पे आपके पास सोशल मीडिया आवर्स दिए हुए हैं। अगर तुम 1 से 2 घंटा सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो ये आपकी मीन लाइन ये है, इससे नीचे है तो आपके चांसेस काफ़ी कम है कि तुम्हें ब्रेन फॉग हो। तो अगर तुम 3 से 4 या 4 से ज़्यादा और स्पेंड करते हो सोशल मीडिया पे डेली, तो 50-50 चांसेस हैं कि तुम्हें ब्रेन फॉग हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट मोर लाइक हो सकता है। ओके, देन आपके पास सेकंड थिंग आ जाती है ब्रेन फॉग बाय स्लीप आवर्स। ठीक है, अगर तुम 5 से कम घंटे नींद लोगे तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि तुम्हें ब्रेन फॉग हो, क्योंकि ये 3 पॉइंट है एंड दिस इज़ टचिंग दी 3 पॉइंट। ये आपकी जो बीच में लाइन होती है इसको कहते हैं मीन लाइन, तो वो आपने देखनी होती है कि कहाँ पे लाइक आ रही है। 5 to 6 आवर्स लेते हो तो मीन लाइन आपकी काफ़ी नीचे है, बट चांसेस फिर भी हैं थोड़े बहुत। एंड अगर तुम 6 से 7 आवर लेते हो तो नहीं चांस कोई कि तुम्हें ब्रेन फॉग हो। एंड 7 to 8 आवर्स लोगे तो आपके पास चांसेस नहीं होते, बट यहाँ पे ये ड्यू टू आउटलायर्स, ये जो ऐसी वैल्यूज़ आती हैं ये इस पर्टिकुलर रेंज में काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से ये ऊपर शिफ्ट हो गया है। एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट नहीं है, तो ये आपने कंसिडर नहीं करना। अगर 8 से ज़्यादा आप स्लीप आवर्स लेते हो तो डेफिनेटली कोई चांस ही नहीं है कि तुम्हें ब्रेन फॉग हो। ओके, थर्ड नंबर पे आपके पास आ जाता है पोस्ट स्क्रॉल स्टेट वर्सेस ब्रेन फॉग। तो मतलब आप स्क्रॉलिंग करने के बाद जब आप मोबाइल साइड पे रख देते हो तो आपको कैसा फील होता है,
उनके लिए आपसे पूछा गया कि आप क्लियर फील करते हो, आपका माइंड बिल्कुल साफ़ रहता है, मतलब चीज़ें सिंपल रहती हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंस क्रिएट होता है, आप टायर्डनेस या आपको फोगी महसूस होता है, मतलब ब्रेन सही से चीज़ें एनालाइज नहीं कर रहा, आप परेशान होते हो कि उनकी लाइफ ऐसे क्यों परफेक्ट है, हमारी क्यों नहीं है, मतलब एनालिसिस कंपैरेटिव चीज़ें देखते हो इस तरह की। तो ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। तो साइड पे हमारे पास स्टूडेंट हैं और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस आप कह सकते हो, ठीक है। तो ब्लू लाइन जो आपके पास है वो दिखाएंगी कि इनका लो रिस्क है, रेड लाइन जैसे कि हम पहले देखते आ रहे हैं हाई रिस्क, तो वही चीज़ें हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या तुम पोस्ट गोल के बाद क्लियर फील करते हो? 25% स्टूडेंट कहते हैं हाँ क्लियर फील करते हैं, एंड 75% कहते हैं कि नहीं, हमें फील होता है कि कुछ क्लियर मतलब चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं। ओके, देन डिफरेंस क्रिएट होता है कुछ। 80% स्टूडेंट कहते हैं कि कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, एंड आपके पास 20% स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ डिफरेंस फील होता है, हमें टायर्ड एंड फॉगीनेस फील होती है। 64% आप कह लो कि स्टूडेंट कहते हैं कि हमें टायर्ड एंड फॉगीनेस फील नहीं होती, एंड 36% आपके पास कहते हैं कि हमें फील होती है। एंक्शियसनेस, तो 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल सिंपल रहते हैं, परेशान नहीं होते, एंड 75% ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ भी ऐसी परफेक्ट होनी चाहिए, हालांकि सोशल मीडिया पे आपको सिर्फ फिल्टर्ड चीज़ें दिखाई जाती हैं, एक्चुअल लाइफ नहीं दिखाई जाती। सो ये याद रखना। नेक्स्ट थिंग आपके पास आ जाती है सोशल मीडिया और वर्सेस ब्रेन फॉग, ठीक है। रेड हमें पता है हाई रिस्क, लो रिस्क, एंड ग्रे आपका ट्रेंड जो आपका स्कोप बन रहा है 0.29। तो यहाँ पे आप देखो 1 घंटे से कम अगर तुम सोशल मीडिया लोगे तो तुम्हें कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि थ्रेशोल्ड हमारा 3 है, ठीक है। 1 से 2 घंटे लोगे तब भी डाटा हमारे साथ नीचे है तो कम रिस्क है। 3 से 4 घंटे लोगे तो 50-50 चांसेस हैं, आधे डाटा पॉइंट्स ऊपर हैं जो कि हाई रिस्क शो कर रहे हैं, आधे नीचे हैं जो कि लो रिस्क शो कर रहे हैं। अगर 4 से ज़्यादा भी लोगे तो भी चांसेस 50-50% हैं कि आपको ब्रेन फॉग हो या ना हो। ओके, तो ये चीज़ें हमने देख ली, सारी एनालिसिस रिपोर्ट को हमने एनालाइज कर लिया है। सो नाउ वी हैव डन द एनालिसिस एक्सप्लेनेशन, उसकी समरी मैं आपके सामने यहाँ पे लगा देता हूँ। यू कैन पॉज द वीडियो, लुक एट दिस, एनालाइज दिस कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। So this was our project. We have learnt a lot of these things along the side, and I would like to thanks ma'am for giving us the opportunity to work on this project, and I hope you like it. So thanks for watching. Fi amanillah.